इम्पोर्टेंट तो क्या मतलब, काफी फेमस है दिस लेटर. I have the novel. Yeah, there's a novel, there's a film, drama, opera, everything is over it. Okay, but this particular this story is simple only. बस पॉइंट ये है कि एक छोटी लड़की ने काफी से डायरी मेंटेन करा, वो भी डायरी उस समय की है, इट इज वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का डायरी है. ठीक है, इसलिए ये ज्यादा फेमस है. ठीक है, और मेजर रीजन बिहाइंड इज द गर्ल इज जूइश. ठीक है, और अभी उसने हिटलर का जूस वाला एंगल है थोड़ा, कि उसका इतना परसिक्यूशन हुआ था उसमें वर्ल्ड वॉर में, इसीलिए ये बहुत ज्यादा फेमस डायरी है. ठीक है, सो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या लिखा हुआ है डायरी में. बट इसके पहले कि हम पढ़ें, कुछ हल्का ब्रीफ स्केच पढ़ लेते हैं. ये फोटो है गर्ल का, पूरा नाम है एनालीज मैरी फ्रैंक. ठीक है, शॉर्ट में एन फ्रैंक. हाँ बेटा. मैम वो वेबसाइट का क्या नाम था जो आप बता रहे थे? मैक्स यूटिल्स. मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगी क्लास के बाद, बस मुझे याद दिला देना. ठीक है, बिकॉज मैं भूल जाती हूँ ड्यू टू वर्क प्रेशर. सो एनालीज मैरी फ्रैंक. एन फ्रैंक बर्थ क्या है? ठीक है, was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the World War II. ठीक है, उसकी पूरी फैमिली है जो कि नीदरलैंड शिफ्ट हुई थी. जर्मनी का ऑल्दो पार्ट नहीं है अब नीदरलैंड, बट जब वर्ल्ड वॉर का टाइम आया तो उस वक्त जर्मन आर्मी ने नीदरलैंड को भी कर लिया था. वैसे तो जर्मनी ऐसे ऊपर है और नीदरलैंड ऐसे नीचे है, और नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टरडैम है, तो वो यहाँ कहीं रहते होंगे. जर्मन आर्मी आ गई थी तो नीदरलैंड में भी आ गई थी, तो इनको नीदरलैंड से इनको पकड़ लिया. ठीक है, इनकी फैमिली को कैप्टिव कर लिया. ये उस टाइम की स्टोरी है. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in the Germany. उसकी फैमिली पहले ही नीदरलैंड यानी एम्स्टरडैम, नीदरलैंड में एक जगह है एम्स्टरडैम, पता होगा सबको. नीदरलैंड कंट्री का नाम है, एम्स्टरडैम उसकी कैपिटल है. तो उसकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी एम्स्टरडैम में ही जब उनको, जब नाजीज ने जर्मनी को कैप्चर कर लिया था, तो वो वहां से आ गए थे. बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स. लेकिन फिर जब नाजीज नीदरलैंड में ही आ गए तो वहां ट्रैप हो गए. एज परसिक्यूशन का मतलब किसी को एक्सप्लॉइट करना या किसी को टॉर्चर करना. जैसे ही जूइश पॉपुलेशन के लिए परसिक्यूशन बढ़ता गया, क्योंकि नाजीज तो फेमस ही जूइश को परसिक्यूट करने के लिए हैं, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग. तो उनकी जो फैमिली है वो छुपने के लिए चली गई 1920 जुलाई 1942 में, और वो छुपे रहे रूम्स के अंदर. कहाँ पर थी वो बिल्डिंग? वो उसके फादर ओटो फ्रैंक जहाँ पे काम करते थे उनकी ऑफिस की बिल्डिंग थी. तो पूरी फैमिली उनकी ऑफिस में ही छुप गई जब जर्मन नीदरलैंड आ गए. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल वो छुपे रहे. द ग्रुप वॉज बिट्रेड. किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी और उनको धोखा हो गया. मतलब उस वक्त तो जूस के बारे में इन्फॉर्मेशन देने में पैसे वैसे भी मिलते थे, पकड़वा दिया होगा इनको. ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट कर दिए गए कहाँ? हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में. कॉन्सेंट्रेशन कैंप इज मोर लाइक अ मशीन जहां पर हिटलर का पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप था. वो वहां पर टॉर्चर करता था ले जाके दिमाग ठिकाने लगाने के लिए. हिटलर्स ने ढेर सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए रखे थे, पकड़ पकड़ के जूस को और बाकी सारी एथनिसिटी जो उसे पसंद नहीं थी उन्हें वहां भर देते थे रिफ्यूजीज को. फिर उन्हें मारते पीटते थे, और मतलब उनके ऊपर ऐसा सुनने में भी आया कि उनके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे बायोलॉजिकल वगैरह. वो सब मुझे इतना डिटेल में पता नहीं है, बट आई थिंक दे वर टेकन टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर द एंड डाइड, जहां पर वो मर गई फाइनली कंसंट्रेशन कैंप में. टाइफस हो गया था. ठीक है, जगह का नाम है शायद विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर. और उसके पहले उसकी सिस्टर भी मर गई थी, उसका नाम मार्गरेट फ्रैंक था. हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. पूरे ग्रुप में केवल उसके फादर ही थे जो बचे थे. तो जब एवरीथिंग एंडेड तो ही रिटर्न टू एम्स्टरडैम, जहां पर वो लोग शिफ्ट हो गए थे. समझ गए? जहां पर ओरिजिनली वो शिफ्ट हो गए थे जर्मनी से नीदरलैंड, तो ही रिटर्न देयर. जब वॉर खत्म हो गया तो उसके फादर हाइडिंग में कहीं गए होंगे, तो वो बच गए थे कॉन्सेंट्रेशन कैंप से. सो ही केम बैक इन एम्स्टरडैम, क्योंकि तब तक मार्गरेट और एन दोनों ही मर चुके थे. जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि उसकी डायरी बची हुई है जो कि बच गई है, और ही वाज सो कन्विंस्ड कि एक जूइश गर्ल है जो कि हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में मर गई है. सो इट्स अ वेरी बिग टॉपिक. तो उन्होंने उसको ये यूनिक रिकॉर्ड समझा और कोशिश की कि वो पब्लिश हो जाए. और इसीलिए वो जो नाम पड़ा ये डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, क्योंकि शी वाज वेरी यंग जब उसने ये लिखा था, है कि नहीं? 29 से 42, जस्ट 13 मैम यही है.
हाँ उसके पास है देखो, ठीक है। तो इट्स अ फेमस बुक, उन्होंने ऐसे पब्लिश करवा दिया, तो सिंस हिटलर इतना ज्यादा बदनाम था कि उससे रिलेटेड हर चीज फेमस हो गई, ठीक है। ये अपना पेपर वेपर भी लिख देता, वो भी पब्लिश हो जाता है हिटलर के नाम से उस वक्त को। और सर्वाइवल स्टोरीज भी बहुत फेमस हुई हैं। सर्वाइवल स्टोरीज तो फेमस होंगी, ही वाज द ओनली सर्वाइवर, बट गर्ल है वो भी छोटी बच्ची, और इतना काफी अच्छा लिखा है उसने, छोटा नहीं है उसमें। द डायरी वाज गिवन टू एन फ्रैंक ऑन हर 13th बर्थडे एंड द क्रॉनिकल्स ऑफ द इवेंट और लाइफ फ्रॉम June until the entry of 1st August 1944. डायरी लड़की को तब दी गई थी जब उसका 13th बर्थडे था, तो टेक्निकली आई थिंक 1942 में ही दी गई उसको, और फिर उसकी लाइफ के इवेंट भी 12 जून 1942 से 1st अगस्त 1944 तक के उसमें इवेंट्स उन्होंने लिखा हुआ है, उस लड़की ने उसमें मेंशन किया है। It was eventually translated from the original Dutch into many languages, one of the world's most widely read book. और ये काफी वाइडली रेड बुक है, बहुत सारे लोग इसे पढ़ते हैं, इसमें मूवी वगैरह भी बना रखी है। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म, थिएट्रिकल प्रोडक्शन, ओपेरा, सब कुछ किया हुआ है इस पे। फाइनली चलते हैं, ये एक लड़की के इंसाइटफुल माइंड का स्टोरी है, जो कि जनरली वेस्टर्न कल्चर में सो इट्स कॉमन टू हैव अ लॉट ऑफ इंक्वायरिंग माइंड और रैशनलिज्म बच्चों में, बट हमारे यहाँ तो छोटा ही मानते हैं इतनी उम्र को, बट उसके थॉट्स को पढ़ेंगे तो लगेगा शी इज टॉकिंग लाइक एन एडल्ट, ठीक है, विच आई बिलीव दैट होते हैं बच्चे इस उम्र में इतने बड़े, ठीक है। ओके, राइटिंग तो लिख क्या रही है लड़की स्टार्टिंग से, राइटिंग इन अ डायरी इज रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, ठीक है। मेरे जैसे किसी इंसान के लिए डायरी लिखना बहुत ही स्ट्रेंज है। क्यों? नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested, क्योंकि मुझे खुद भी ये पता है कि once I finish this तो ना तो मैं और ना मेरे अलावा कोई और ये पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा कि थॉट्स क्या है। म्यूजिंग्स मतलब थॉट्स, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल, यानी वो इतनी रीजनेबल है कि वो डायरी लिखते वक्त ये सोच रही है कि आई नो इट्स समथिंग स्ट्रेंज आई एम राइटिंग बिकॉज नोबडी विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि एक 13 साल की लड़की सोचती क्या है आखिर, ठीक है। ओ वेल, इट डज नॉट मैटर, लेकिन मेरे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा लिखने का मन है, एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतना कुछ ये मेरे अंदर चल रहा है कि नहीं, समटाइम्स यू आर सो मच रिडल्ड इन योर थॉट, यू फील लाइक पुटिंग ऑफ दिस बर्डन, है कि नहीं, तो कहीं तो निकालनी होती है वो एनर्जी, किसी के ऊपर चिल्लाओ, अकेले में जाके चिल्लाओ, किताबों में लिखो, कॉपी में लिखो, ठीक है, या इंस्टा स्नैपचैट पर रैंडम किसी को सुना के आ जाओ, है कि नहीं, बट यू हैव टू गेट इट ऑफ योर चेस्ट। सो वही उसको भी लग रहा है कि नहीं, इतनी सारी चीजें जो मेरे मन में, बिकॉज इट्स अ ग्रोइंग एज, देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस गोइंग ऑन हर माइंड, थिंकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स, सो वो सोच रही है कि मेरे को ये इतनी सारी जो भड़ास है मेरे अंदर वो तो मुझे निकालनी है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, दिस इज द बेस्ट लाइन। 13-year-old लड़की ये बात समझ सकती है क्या? बच्चे, इट्स नॉट जेंडर्ड एट ऑल, दोनों ही लड़का लड़की। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, वो ये बात बोल रही है कि जो पेपर होता है उसमें लोगों से ज्यादा पेशेंस होता है। क्यों? बिकॉज यू कैन कीप ऑन राइटिंग और कीप ऑन रीडिंग, इट डज नॉट रिस्पॉन्ड ओनली, है कि नहीं। So it has patience to listen to your thought. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. ठीक है, मैं इस सेइंग के बारे में यानी इस कहावत के बारे में उन दिनों में सोचती थी जब मैं डिप्रेस्ड फील करती थी, एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड्स, और मैं ऐसे करके बैठ जाती थी कि क्या होगा। अपने घर में जब मैं ऐसे बैठी थी सोचती थी, तब मैं सेइंग के बारे में सोचती थी कि पेपर पे ज्यादा पेशेंस होता है लोगों से, ठीक है। बोर्ड होती थी, लिस्टलेस का मतलब डिसइंटरेस्टेड, ठीक है। बहुत बार इस उम्र में you are high in energy, sometimes low in energy, sometimes you question everything, what is the meaning, purpose, these all thoughts, it's common for everybody. If you think that you are a little bit lost and you are unique, you are stupid. Everybody is lost in this age, ठीक है। You are just a normal person, try to get your concentration straight away to the things that you want to do, ठीक है। That's it, that is the only remedy, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं दिमाग में कि सही कुछ गलत समझ नहीं आता। बेस्ट स्ट्रैटेजी वुड बी टू जस्ट गो विद द फ्लो, जो काम दिया है वो करो, विद द टाइम माइंड तो चेंज हो ही जाएगा।
wondering whether to stay in or go out. ये भी सोचती थी कि अंदर रहूं बाहर जाऊं. I finally stayed where I was. फाइनली क्या डिसाइड किया, कहीं नहीं जाते, बैठी रहती हूँ जहां बैठी हूँ. ब्रूडिंग, सोच रही है, डीप थॉट में, ठीक है. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस. तो उसने क्या सोचा, नहीं नहीं सही बात है, पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस, तो ये सोच रही है, लिखने से पहले उसके दिमाग में ये थॉट है कि व्हाई डू आई राइट ऑल दिस, है कि नहीं. तब वो सोच रही है कि नहीं, आई हैव so many of times I have realized कि नहीं, paper has a lot of patience. I have read it or I have heard it. और ये बात भी सही है ना, मेरा कहीं जाने का मन है ना, घूमने का मन है, कुछ और करने का मन नहीं. I'm bored and I have a lot of things to let go of my chest. So ठीक है. और सबसे बड़ी बात क्या है, that I am not planning to let anyone else read this. उससे भी बड़ी बात ये कि जो मैं लिख रही हूँ, I am not planning कि कोई और इसे पढ़ेगा. ठीक है, चलो मैं इसे लिख लेती हूँ. और मैं इसे ऐसी कोई स्टिफ बैग्ड नोटबुक नहीं बना ली जिसे लोग ग्रैंड टाइटल देते हैं कि ये मेरी डायरी है. ठीक है, फॉर सम रीजन शी इज नॉट एबल टू शी डज नॉट वांट इट टू कॉल अ डायरी. उसको लगता है कि उसके दोस्त के जैसी है जिससे वो कोई बात कहना चाह रही है. ठीक है, तो फॉर हर द डायरी इज हर फ्रेंड. ऐसा नहीं है कि डायरी कोई एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है. बहुत सारे लोग डायरी मेंटेन करते हैं कि कोई कभी पढ़ेगा तो हमारे बारे में ये परसेप्शन क्रिएट करेगा, है कि नहीं. Some people write diary this way also कि कभी किसी को मिल जाए तो हमारा बहुत अच्छा इंप्रेशन जाए. No, but for her it's a very personal use. वो नहीं चाहती कोई पढ़े. और सबसे बड़ी बात कि वो उसको अपना फ्रेंड बोलेगी. ठीक है, I should ever find a real friend probably won't make a bit of a difference. So उसने बोला जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता तब तक के लिए मेरी ये डायरी है. और कोई रियल फ्रेंड मिल जाएगा तो इस डायरी का उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा. तो आई विल जस्ट कॉल दिस डायरी एज माय फ्रेंड, और फ्रेंड का नाम रख देगी किटी. आगे आगे, आगे मिलेगा अभी. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट. वापस उसी पॉइंट पे आते हैं डायरी लिखने में. दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. आई डोंट हैव अ फ्रेंड. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट. इस वजह से प्रॉम्प्ट मतलब जिस चीज ने मुझे मोटिवेट किया या उस तरफ ढकेला, दैट आई शुड राइट अ डायरी एट ऑल, बिकॉज शी डजंट हैव अ फ्रेंड. अगर कोई फ्रेंड होता तो उससे बात कर लेती, अपने दिल की बात कह देती, तो मे भी जरूरत ही ना पड़ती, है कि नहीं. सो डायरी को उसने यूज किया है एज अ फ्रेंड अपने मन की बात कहने के लिए. ठीक है, let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. फिर उसने बोला और क्लियरली एक और बात, मुझे पता है कि इस दुनिया में कोई बिलीव नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की अकेला भी फील कर सकती है. ठीक है, वेल आई बिलीव इट. इफ यू थिंक, होता है, वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट हम फ्रेंड्स को वही बातें बताते हैं जो हम चाहते हैं कि वो जाने. अंदर की बातें हम किसी को नहीं बताते. करेक्ट. सो एवरीबडी इज अलोन and that's how life is. You have to survive it. And I am not. I have loving parents, a 16-year-old sister. मेरे loving parents हैं. मेरी एक 16 साल की बड़ी बहन है. And there are about 30 people I can call friends. और कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं मेरा दोस्त बोल सकती हूँ. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface I seem to have everything. ऊपर से देखोगे, सतह पर, surface का मतलब बाहर से देखोगे, मेरे पास सब कुछ है, except my one true friend. इसको कैसा लगता है कि को ये सिचुएशन रिलेटेबल लग रही है? कोई है? सबके पास वन ट्रू फ्रेंड है. कितने लकी हो यार तुम लोग. हमारे जमाने में तो ऐसी चीजें नहीं थी. पिछले साल ही मिले हैं. पिछले साल और इतनी जल्दी पता भी चल गया कि वन ट्रू फ्रेंड है. वेरी नाइस. क्या कहने. तब तो इंडिया सच में तरक्की कर रहा है अब तो. ठीक है भाई, इफ एवरीबॉडी इज हैविंग वन ट्रू फ्रेंड, आई एम मोर देन हैप्पी टू नो इट. बट इफ यू एट ऑल feel the same feeling, then just think that it's none of it, just 13-year-old thought. ठीक है, थोड़ा मेच्योरिटी लेवल पे हर एक चीज अपने आप ही डील करनी होती है. ठीक है, बिकॉज आपके जैसे सिर्फ आप ही हो सकते हैं, और ये बात जानने में बहुत साल लग जाते हैं. हमको लगता है कि सारे दोस्त हमारी हर बात समझ जाएं, बट हर एक इंसान यूनिक है, तो वो एक लेवल तक ही कॉमन हो सकता है. इंटरसेक्शन सुना है? इंटरसेक्शन में सारे एट्रीब्यूट कभी नहीं आते, जो कॉमन होते हैं वो ही आते हैं. इतनी जो आइडेंटिटी बच गई है वो तुम्हारी यूनिक ही रहने वाली है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो. ठीक है, so do not think about all this, a true friend, true love, blah blah blah. Think about yourself, not in a selfish way.
अपने लिए जीना सीखो, खुद खुश रहना सीखो, अकेले खुश रहना सीखो. दैट इज द पॉइंट. ओके. All I think about when I am with friends is having a good time. जो चीजें मैं सोच पाती हूँ वो क्या है, जब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ में हूँ and I am having a good time, मुझे अच्छा समय बीतता है मेरा. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. और जब हम बातें करते हैं दोस्तों के साथ तो नॉर्मल बातें करते हैं कि नहीं, घर पे मतलब नॉर्मल टॉक्स, किसी तीसरे फ्रेंड के बारे में, एग्जाम्स के बारे में. भी पर्सनल या मेटाफिजिकल लेवल पे जाके बात नहीं करते हैं, दुनिया क्या होगा, हमारा क्या होगा, इतना डीप कोई नहीं जाता है. ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं और निकल लेते हैं. We don't seem to be able to get any closer. So उसको ऐसा लगता है, क्योंकि सिंस वो लड़की थोड़ी टची है, तो उसको ऐसा लगता है कि हम दोस्तों से नॉर्मल बातें करते हैं. अंदर क्या चल रहा है आपके ब्रेन, आपके दिमाग में, तो हमें ऐसा लगता है कोई जज ना करे तो हम कभी शेयर नहीं कर पाते, इसीलिए कभी क्लोजर फील नहीं करते. करेक्ट. एंड दैट्स द प्रॉब्लम. और वो ये बता रही कि ये प्रॉब्लम है. बताओ कितनी अकल है इसके अंदर 13 साल की उम्र में. 13 साल की उम्र में मुझे ये पता भी नहीं था, शायद ये चैप्टर पढ़ भी ना पाती हूँ पूरा. ओके. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. ठीक है. तो उसमें क्या उसने बोला, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं अगर किसी से ये बात इतना क्लोजली अपने दिल की नहीं कह पा रही हूँ, so maybe it's my fault. ये भी हो सकता है कि ये मेरी ही गलती है. कन्फाइड का मतलब होता है किसी इंसान के ऊपर इतना भरोसा करना that you tell them everything. Do you have any इस तरह के लोग? You tell them everything. Very good. होने चाहिए, उसके बिना तो खो जाओगे जिंदगी में. ठीक है. कि मेंटोर, बड़ा हो, फ्रेंड हो, बहन हो, भाई हो, पापा हो, मम्मा हो, कोई भी हो सकता है. तो बोले हो सकता है ये मेरी गलती है कि हम एक दूसरे में कन्फाइड यानी इतना ट्रस्ट नहीं करते कि हम प्राइवेट चीजें बता दें. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर. बोला कुछ भी हो, उसे पता नहीं है, कह रही है ठीक है, जो भी है ऐसी ही है मेरी लाइफ. ठीक है. एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड अ डायरी. और अनफॉर्चुनेटली यानी दुख की बात यह है कि ये चीजें चेंज नहीं हो रही हैं या ये चीजें चेंज नहीं होंगी. इट इज बेटर फॉर मी टू राइट अ डायरी. तो मैं अपनी बातें दिल की डायरी में लिख देती हूँ. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in the diary the way most people would do. तो बोल रही है क्योंकि मेरी जो डायरी है ये मेरी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड के जैसी है, तो उसकी इमेज को थोड़ा और enhance या थोड़ा और उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए I would just use my imagination. मैं jot down का मतलब लिखना. मैं केवल फैक्ट नहीं लिखूंगी इस डायरी में जैसा कि मोस्ट लोग करते हैं कि सुबह इतने बजे उठे फिर खाना खाया. आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. मैं इस डायरी को अपने फ्रेंड के जैसे बोलूंगी. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और इस डायरी का नाम मैं किटी रखूंगी. ठीक है. अभी पूछेंगे कि किटी वॉज एन एक्चुअल फ्रेंड, तो क्या होगा, किटी वॉज अ डायरी. ठीक है. 1 मार्कर में आ जाता है कभी कभी. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. और वो क्या बोल रही है, और अगर मैं तुरंत लिखना शुरू कर दूंगी अपनी दिक्कतें, प्लंज राइट इन का मतलब तुरंत की बात शुरू कर दूंगी, तो किसी को मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी. समझ गए. सो आई विड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ. तो इसीलिए मैं अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच देती हूँ, कुछ अपने बारे में बता देती हूँ. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. और ये बात भी ठीक है, मुझे ये बहुत ही नापसंद है कि पहले अपने बारे में सब कुछ बताओ. तो वो बोल रही है कि डायरेक्टली लिख सकती हूँ मैं अपनी डायरी में अपनी बातें, बट कोई समझेगा नहीं इस चीज को. तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच. ब्रीफ स्केच का मतलब शॉर्ट में अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीजें बताना. क्या बता रही है, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. मेरे पापा सबसे ज्यादा अडोरेबल मतलब लविंग, केयरिंग और अच्छे हैं. He did not marry my mother until he was 36. और उन्होंने 36 साल की उम्र में शादी की. And mother was 25. My sister Margaret was born in Frankfurt, जर्मनी में है फ्रैंकफर्ट, 1926 में. 3 साल बड़ी थी वो. ये 13, वो 16. I was born in 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. 4 साल की उम्र तक वो जर्मनी में ही रहते थे. After that they shifted. My father immigrated to Holland in 1933. मेरे फादर हॉलैंड में इमिग्रेट होके आए 1933 में. My mother Edith, Hollander Frank, went with him to Holland in September. और मेरी मदर सितंबर में उनके साथ, फादर मदर साथ में गए. While Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. और उस टाइम पे मैं और मार्गरेट हमारी नानी यानी दादी के पास में थे.
मार्गेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, फिर सितंबर के बाद 3 महीने बाद मार्गेट भी चली गई, एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फिर अगले साल फेब में गई। समझ गए पूरा सिस्टम कब गया? सितंबर में वो, दिसंबर में बहन, फेब में ये। 1933 की बात है। वे टेक्निकली ये 34 में गई। Then I was plunked down on the table as a birthday present on मार्केट। और ये फेब में क्यों गई? क्योंकि ये अपने बहन के लिए बर्थडे प्रेजेंट के जैसी थी, उसका बर्थडे रहा होगा तो ये वहां पर गई उसको सरप्राइज देने के लिए। तो वहां पर लिखा है व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गेट। मार्गेट का बर्थडे था, मैं टेबल पे प्रेजेंट के जैसे रख दिया गया वहां पे मुझे, ठीक है। तो फेब में ये गई। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और वहां जाकर के मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ने लगे। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और जब तक मैं 6 साल की थी तब तक मैं वहां पर रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और तब तक मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने लगी। फॉर्म का मतलब यहाँ स्टैंडर्ड है, जैसे अपने ग्रेड होते हैं। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज क्यूपरस। तो 6th ग्रेड में जो मेरी टीचर थी वो थी मिसेस क्यूपरस, वो की हेड मिस्ट्रेस भी थी, जैसे होते हैं ना क्लास टीचर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स, और जब हमारी साल खत्म हुआ मेरी पढ़ाई का 6th स्टैंडर्ड वाला, मैं और मिसेस क्यूपरस दोनों ही रो रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो फेयरवेल था वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। इन द समर 1941 ग्रैंडमा बीमार हो गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनको ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माय बर्थडे पास्ड विद अ लिटिल सेलिब्रेशन, और इसीलिए मेरे बर्थडे में कोई खास सेलिब्रेशन नहीं हुआ। सब कुछ तो बता रही डायरी में। ओके। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, यहाँ से रियल प्रॉब्लम है। जो ग्रैंडमा है वो 1942 में उनकी डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, किसी को पता नहीं। अब यहाँ पर अकेलापन है इसका, किसी को नहीं पता है कि मैं बहुत बार उनके बारे में सोचती हूँ और अभी भी मैं उनको प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक फॉर द अदर, और ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 में है, ये उस आने वाले बर्थडे को जो ढंग से नहीं मना सके उसके लिए मेकअप किया जा रहा है ना, कि नहीं आई विल मेक इट अप टू यू वाला। एंड ग्रैंडमा जो कैंडल है was lit along with the rest, और ग्रैंड मदर की जो कैंडल है वो बाकी कैंडल के साथ में जलाई गई है। The four of us are still doing well, हम चारों यानी मम्मी पापा बड़ी बहन और मैं अच्छा कर रहे हैं। That brings me to the present day, और फिर इतना बोल के आज जिस दिन वो डायरी लिख रही है उस दिन के बारे में बात कर रही है, 20 जून 1942। एंड द सोलमेंट डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, मतलब सिंगल माइंडेड डेडिकेशन है ये मेरी डायरी की तरफ मेरा, कि अब मैं इसमें कुछ चीजें लिखने वाली हूँ। अब आई है डायरी की बात। डियरेस्ट किटी, ठीक है। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग का मतलब हड़बड़ी में पैर, शूज मारते हो क्या तुम लोग स्कूल में जाकर जमीन पर, टेबल पर, इधर उधर? क्लास वही कर रही है फिलहाल। क्वैकिंग इन बूट्स का मतलब होता है कि सबके हाथ पैर हिल रहे हैं, लोग बातें बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली क्वैकिंग इन बूट्स का मतलब होता है कि पैर हिला रहे हैं, नर्वसनेस के लिए क्रिएट होता है ये फ्रेज। तो हमारी जो पूरी क्लास है वो नर्वस है, ठीक है। The reason of course is forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form। और ऑब्वियस रीजन क्या है, जो मीटिंग आने वाली है उसमें टीचर बताएंगे कि कौन अगले ग्रेड में जाएगा और किसको कैप्ट बैक, यानी किसको वापस, किसको डिटेन किया जाएगा। समझ गए? कौन आगे बढ़ेगा, कौन अगले ग्रेड में जाएगा और कौन फेल हो जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधी से ज्यादा क्लास तो एक दूसरे से शर्त लगा रही है। जीएन एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us। मैं और मेरी फ्रेंड जीएन है, हम दोनों हंस रहे हैं। क्यों? हमारे सीट के पीछे दो लड़के बैठे हुए हैं, लड़कों के ऊपर तो वैसे भी समझते रहते हैं। बॉय क्या कर रहे हैं वो पीछे बैठ करके? लड़के जो पीछे बैठे हुए वो है सीएन और जेकस। वो पीछे क्या कर रहे हैं? वो अपनी पूरे हॉलीडे में जितना भी उन्होंने पैसा बचाया है वो पूरा उसको बेट लगा रहे हैं, कौन एक दूसरे पे बेट लगा रहे हैं कि कौन आगे जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स लाइक यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट। एक दूसरे से बोलता नहीं तुम पास हो जाओगे, वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, तुम पास हो जाओगे। और उन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे की सेविंग इसी बेट पर लगा रखी है। तो इस बात पे ये दोनों आगे बैठ के जीएन और ये जो फ्रैंक है ये हंस रहे हैं, ठीक है। नो आई एम नॉट, यही चल रहा है। तो उसकी जो इसका जो फ्रेंड, इसकी जो फ्रेंड है जीएन और ये
ये दोनों पीछे मुड़ मुड़ के बार बार बोल रहे हैं तुम लोग चुप रहो, लेकिन वो दोनों सुनते नहीं है। इवन जी's pleading glances, यानी जी जो है वो पीछे मुड़ के देखती है कि प्लीज यार मत करो शोर, और माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा गुस्सा, वो भी उन दोनों को शांत नहीं कर पाता है। वो पूरे दिन बेट ही लगाते रहते हैं कि कौन जीते, कौन जाएगा अगले फॉर्म में और कौन नहीं जाएगा। इफ यू आस्क मी, अगर मेरे से पूछूं, वो डायरी में सेंस लिख रही है तो क्या बोल रही है, अगर मेरे से पूछा जाए तो देयर आर सो मेनी डमीज, हमारी क्लास में इतने ज्यादा डम्ब लोग हैं, अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, 3/4 से ज्यादा लोगों, सॉरी 1/4 से ज्यादा लोगों को हेल्ड बैक यानी फेल कर देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन टीचर्स तो बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं, सबको पता नहीं किसको पास करेंगे किसको फेल करेंगे। बट मेरे हिसाब से तो 1/4 क्लास डम है, फेल कर देना चाहिए। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, मैं अपनी फ्रेंड्स के बारे में और मेरे लिए बहुत वरीड नहीं हूँ, बिकॉज वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, एक अकेला सब्जेक्ट जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ वो है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, फिर भी हम कर ही क्या सकते हैं, बस वेट ही कर सकते हैं। until then we keep telling each other not to lose heart, और तब तक हम एक दूसरे को क्या समझाते रहते हैं, अरे परेशान मत हो, पास हो जाओ। I get along pretty well with all my teachers, get along pretty well का मतलब अच्छी बनती है, या मेरे सारे टीचर्स के साथ में आई गेट अलोंग प्रिटी वेल, मेरी अच्छी बनती है तालमेल उनसे। देयर आर 9 ऑफ देम, टोटल 9 टीचर हैं, 7 men 2 women। मिस्टर की सिंह द ओल्ड फॉगी, फॉगी का मतलब फैशन होता है, तो जो हमारे मिस्टर जो मैथ्स सब्जेक्ट में जिसमें ये वीक है उसके टीचर का नाम है मिस्टर की सिंह, और इन्हीं का नाम याद रखना है। ये थोड़े ओल्ड फैशन है और वो हमेशा एनॉयड रहते हैं इससे, क्यों, क्योंकि ये बहुत बातें करती है उनकी क्लास में। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच आफ्टर सेवरल वार्निंग, और इसीलिए इसको मैथ्स में डर भी लग रहा है, क्योंकि मैथ्स में मन तो लगता नहीं है इसका। तो मिस्टर कीसिंग क्लास में वार्निंग देते रहते हैं कि बात मत करो, बात मत करो, लेकिन ये सुनती नहीं है, बातें करती रहती है। कि असाइन में एक्स्ट्रा होमवर्क, और वो फिर इरिटेट होकर के इसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। क्यों देते हैं, वो होमवर्क नहीं, काइंड ऑफ पनिशमेंट है, पनिशमेंट है। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। फिर वो बोलते हैं कि तुम जाओ और ऐसे लिख के लाना, किस टॉपिक पर, चैटर बॉक्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सब्जेक्ट है एक चैटर बॉक्स पे जाके अपना ऐसे लिख के लाना। क्या बोल रही है, चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, चैटर बॉक्स के बारे में कोई क्या लिख सकता है। I'd worry about that later, इसके बारे में तो मैं बाद में सोचूंगी। I decided, I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet। और जब उन्होंने बोला तो मैंने टाइटल अपनी कॉपी में लिख लिया, कॉपी उठा के बैग में डाली और चुप रहने की कोशिश करने लगी, ठीक है। टक इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर डालना, तो समझ गए। तो टक इट इन उनको लोग बेडिंग वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, जब आप सोने लगते हैं और अपना चादर वादर कर लेते हैं ना, तब भी टक इन यूज होते हैं। बेल्ट शर्ट को पैंट के अंदर करते हैं उसको भी टक इन बोलते हैं। समझ रहे हो टक इन का मतलब, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो? यस मैम, यस। That evening, after I'd finished the rest of my homework, उस शाम को जिस दिन उन्होंने चैटर बॉक्स वाला होमवर्क दिया था मिस्टर कीसिंग ने, सारा होमवर्क फिनिश करने के बाद में द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, वो वाला नोट जिसमें मैंने ये ऐसे का लिखा हुआ था उसमें मेरी नजर पड़ गई। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen। मैं सोचने लगी, वैसे ही कैसे सोचते हो तुम लोग, पूरा मुंह के अंदर और सोच रहे हैं, पता नहीं इतना कौन सा साइंटिफिक थॉट है। वो सोच रही है चबाते हुए, क्या सोच रही है, anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with a convincing argument। वो बोल रही है लिखने को तो ऐसे कोई भी लिख दे, कुछ भी लिखते जाओ, ऐसे में क्या ही है, ठीक है। तो ऐसे एमलेसली वो लिखना नहीं चाह रही है कि हाँ बातें कर रहे हैं चैटर बॉक्स या कहीं से रैंडम लिख दिया कुछ भी। वो अब उसके दिमाग में एक थॉट आया, क्या थॉट आया, अगर मैं कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट लिख दूं, जरूरत क्या है बात करने की, तो क्या पता मिस्टर कीसिंग है वो अलाउ कर दे या फिर कम नाराज हो, बिकॉज एवरी टाइम शी इज टॉकिंग ही इज फ्रस्ट्रेटेड। क्या बोल रही है, एनी वुड रैम्बल, रैम्बल का मतलब ऐसे एमलेसली बकवास किसी भी डायरेक्शन में लिखते जाना, ठीक है। एनीवन कुड रैम्बल ऑन द एंड, कोई भी ऐसे लिखता रह सकता है, लिखना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड, और फिर वर्ड्स के बीच में बड़ा बड़ा स्पेस छोड़ दो तो भर जाएगा ऐसे। बट द ट्रिक, लेकिन ट्रिक क्या है, ट्रिक इज टू कम अप विद अ कन्विंसिंग आर्गुमेंट,
लेकिन ट्रिक यहाँ पे ये है कि मुझे कोई कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट देना है, प्रूव द नेसेसिटी ऑफ द टॉकिंग, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि नहीं बात करने की एक्चुअल जरूरत है। उसको लगता है इनको कि बात करने की जरूरत है, तभी तो वो डायरी लिख रही है, बिकॉज शी इज होल्डिंग अ लॉट ऑफ ना इनसाइड, तो इसीलिए शी थिंक्स कि नहीं जरूरत है बात का। आई थॉट एंड थॉट, सोचती रही एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक से उसको एक आइडिया आता है। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइन्ड मी एंड वाज सैटिस्फाइड। ठीक है, मैंने 3 पेज लिख दिए, उन्होंने 3 पेज लिखने के लिए बोला था और लिख के मैं सेटिस्फाइड थी कि मैंने सही लिखा है। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, मैंने उसमें ये आर्ग्यूमेंट लिखा कि बात करना तो स्टूडेंट का ट्रेट होता है। ठीक है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और फिर मैंने ये भी लिखा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसे कंट्रोल में रखूं, बट that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did. फिर आगे उसने ये लिखा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी बट मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी इस चीज में, बिकॉज ये जो बात करने की हैबिट है ये मुझे मेरी माँ से लगी है, और मेरी मम्मी भी उतनी ही बातें करती थी जितनी मैं करती हूँ। ठीक है, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेट, और जो चीज आपको इनहेरिटेंस में मिली है उसका आप क्या कर सकते हैं, समझ लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछे होमवर्क क्यों नहीं किया, बोलोगे कि ये मैंने तो नहीं किया बिकॉज हमारे फादर मदर भी कभी स्कूल होमवर्क करके नहीं ले जाते थे, और ये तो मेरे डीएनए में ही है होमवर्क ना करना, तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट को कौन ले सकता है। ठीक है, बट शी रोड इट दैट वे कि मेरी मदर इतना बात करती थी और मुझे तो ये मैंने ये ट्रेड तो इनहेरिट किया है, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ लेकिन सक्सेसफुल पता नहीं हो पाऊंगी या नहीं। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माय आर्गुमेंट, और इतना सुन के मिस्टर कीसिंग को हंसी आ गई के मतलब। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, और जब उसने फिर अगले लेसन में बात करने का कोशिश करा, ही असाइन मी अ सेकंड ऐसे, उसने उनको दूसरा ऐसे पकड़ा दिया। दूसरा ऐसे क्या पकड़ाया, दिस टाइम टॉपिक था इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल का मतलब जिसको करेक्ट ही ना किया जा सके। ठीक है, तो इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, तो उन्होंने अगली बार टॉपिक दिया कि एक ऐसा चैटर बॉक्स मतलब बातूनी इंसान जिसको कभी सही नहीं किया जा सकता। फिर आई हैंडेड इट इन, मैंने फिर से वो हैंडेड इन मतलब उनको पकड़ा दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और उसके बाद अगले 2 लेसन तक उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, क्योंकि वो हमेशा उसको पनिशमेंट में ऐसे लिखने को देते, वो लिख के दे देती। However, during the third lesson, he finally had enough. लेकिन तीसरे लेसन तक आते आते उनका तो फाइनली he had enough, मतलब वो उनका पेशेंस लेवल क्रॉस हो चुका था। कहते हैं ना I have had enough with you, है नहीं, I have had enough सुना है ना। Yes, तो वही ma'am. लिखा है he had finally had enough, and Frank as punishment for talking class, उन्होंने बोला कि अब तुम एक ऐसे लिखोगे जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, इतना पूरा टाइटल दिया उन्होंने। ठीक है, कि ये तुम्हें इस पे लिख के लाना है क्वैक क्वैक क्वैक, क्योंकि वो क्लास में पूरे समय बग 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 करती थी। उन्होंने बोला ऐसे का टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो अब जब ये ऐसे का टाइटल उसको मिला, तब तक भर में वो अपनी पूरी क्रिएटिविटी खो चुकी थी, अब उसको कुछ ओरिजिनल चीज चाहिए थी। इतना लिख दिया ऐसे, कुछ बचा नहीं। क्लास रोड, पूरी क्लास है हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। ठीक है, बोले मैं अपनी जितनी भी उसकी इन्वेंटिव, जितना भी वो क्रिएशन था, जो ओरिजिनलिटी उसके अंदर जितना वो सोच सकती थी, वो सब वो खो चुकी थी दो ऐसे में, कुछ बचा नहीं था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब उसको लगा इतने में काम नहीं बनेगा, अब कुछ बड़ा मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल सोचना होगा जिससे कन्विंस्ड हो जाए मेरे टीचर और बात मतलब वो नाराज ना हो। माई फ्रेंड सेन who's good at poetry offered to help me write the essay. मेरी जो फ्रेंड है सेन, वो बहुत अच्छी है पोइट्री लिखने में, उसने मुझे ऑफर किया कि वो मुझे हेल्प करेगी ये ऐसे लिखने के लिए। ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स एंड आई जंप फॉर अ जॉय। ठीक है, अब वो ऐसे क्या, इट वाज मोर लाइक अ पोइट्री फॉर्म, क्योंकि वो अच्छी फ्रेंड है पोइट्री में,
तो वो पोइट्री स्टाइल के लिए ऑफर करी कि तुम इसका आंसर पोइट्री में दे दो. मिस्टर कीसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट. I'd make sure that the joke was on him. और वो क्या बोल रही है कि ये जो मिस्टर कीसिंग है ये वाला सब्जेक्ट दे करके क्वैक 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 मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं. ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी का मतलब प्लेइंग अ जोक ऑन समबडी इज लाइक मजाक उड़ाना. अभी जोक वाज ऑन हिम एंड आई विल मेक श्योर कि मजाक जो है वो उनका ही बने. ठीक है. सो इस थॉट के साथ में उसने ऐसे लिखा, आई फिनिश्ड माई पोएम, इट वॉज ब्यूटिफुल. फाइनली उसने फ्रेंड की मदद से अपनी पोएम फिनिश कर ली. पोएम बहुत अच्छी थी. इट वॉज अबाउट अ मदर डक. पोएम में क्या है, एक मदर डक है. डक सारे क्वैक 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 करते हैं ना. जब टीचर ने बोला कि तुम लिख के लाओ क्वैक 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 सेट द चैटर बॉक्स, यही है ना पोएम का. हाँ, क्वैक 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 सेट द चैटर बॉक्स. तो उसने पोएम में इंट्रोड्यूस किया एक मदर डक को, एक फादर है जो कि स्वान है और जो 3 है बेबी डकलिंग्स हैं. और ये दोनों इतना इनको मतलब बिट कर लिया. ठीक ओके, मैंने इसको बीटन पढ़ लिया था बट नाउ इट इज बिटन. जिनको ऐसे काट काट करके मार दिया गया फादर के द्वारा, क्योंकि फादर जो है स्वान है तो वो उसे वो बाइट कर करके उसने मार डाला बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच. ठीक है. सो दिस बट ये जोक कैसे है? क्या बेटा? और ये पोएम भी कैसे है? ये जोक और पोएम कैसे हो सकता है? जोक नहीं है ना बेटा, अरे समझ नहीं पाए. उसके दो ऐसे लिखने के बाद कीसिंग ने ऐसे दिया कि क्वैक क्वैक क्वैक. हाँ. पूरा ऐसे का नाम मैं भूल गई बट आई थिंक क्वैक 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 आगे कुछ है. क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. बॉक्स. ठीक है. उसको क्वैक 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 वर्ड पे लिखना है ना, तो क्वैक क्वैक वर्ड पे ऐसे लिखने की वजह शी रोट अ पोएम अपने फ्रेंड की मदद से. पोएम का उसने जिस्ट दिया है यहाँ पर कि पोएम वाज अबाउट अ मदर डक. ठीक है. और एक फादर स्वान जिन्होंने अपने डकलिंग्स बेबी डकलिंग्स को बाइट करके मार दिया. क्यों मार दिया फादर ने? क्योंकि वो क्वैक करते थे टू मच, बहुत शोर मचाते थे. तो एक तरह से उन्होंने मैसेज दिया कि जो डकलिंग्स होते हैं उनकी हैबिट में ही होता है क्वैक 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 करना. समझ गए? तो इट डज नॉट मैटर हाउ मच डू यू ट्राई, तुम उन्हें मारो पीटो कुछ भी करो, दे वुड क्वैक, भले ही वो मर क्यों ना जाए. सो इट वाज अ मैसेज. ठीक है, इंटेलिजेंट मैसेज. लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक राइट अवे. लेकिन उसका लक ऐसा रहा कि जो मिस्टर कीसिंग है जब उन्होंने ये पढ़ा तो उन्होंने उसको जोक की तरह लिया. समझ गए? गुस्सा नहीं हुए. He read the poem in the class. उन्होंने पोएम को क्लास में पढ़ा, adding his own comments and to several other classes as well. अपनी इस क्लास में भी पढ़ा और क्लास में भी पढ़ा. फिर एंड में वो समझ गए कि ये irreparable है. ठीक है, एन फ्रैंक, इसका कुछ नहीं हो सकता. Since then I have been allowed to talk. उसके बाद से उसको क्लास में बात करने के लिए परमिशन मिल गई and haven't been assigned any extra homework. और उसको कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता था एज अ पनिशमेंट बिकॉज एवरीबडी रिकॉग्नाइज कि इसकी हैबिट का पार्ट है, इसको नहीं रोक सकते. ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. और इसके विपरीत गुस्सा होने की बजाय आजकल मिस्टर कीसिंग जोक्स पास करते हैं इस चीज को लेकर के. समझ आ गया? फिर योर्स एंड. ये पूरी डायरी में से आई थिंक एक चैप्टर है. इतनी छोटी डायरी तो नहीं हो सकती, मैंने तो पढ़ी नहीं है. मैम ये ये तो डायरी बहुत मोटी है मैम. ये इतनी मोटी है और उसमें बहुत सारे हैं. ये तो 1942 का, ये बहुत आगे तक जाता है 1945 तक. हाँ 44 तक है. ठीक है, हमारे काम का ये है जो हमने पढ़ लिया. अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें. आई थिंक सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा. क्या है? Was Anne right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? क्या ये बात सही है? इतना सारे तो लोग पढ़ रहे हैं. क्या होगा आंसर? मैम she was not right. बस इतना? अरे कुछ तो आगे पीछे बोलो. हम वाई पूछे. सॉरी, वाई नहीं पूछा है. ओके ओके, माय बैड. ओके मैम. हाँ मैम, पर अगर मतलब वैसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते ही नहीं कि उसको जाना होता है या सर्वाइवर होती हो, फिर तो कोई नहीं पढ़ता ना उसकी डायरी. तो ये होता तो वो होता मैं ना जाओ, दुनिया नहीं होती तो हम सब भी नहीं होते.
जो हुआ उसके बारे में बात कर, ठीक है। वैसे तो बात सही है कि अगर वो नहीं होती तो कितनी सारी 13 ईयर ओल्ड की लोग 33 ईयर्स ओल्ड लोगों की बात तो पढ़ नहीं रहे आजकल। कितने लोग 3000 ईयर ओल्ड लोगों की जितना पुराने उनकी बात तो कोई पढ़ नहीं रहा, ठीक है। अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन के पढ़ने में इंटरेस्टेड भी नहीं हो तुम लोग, जो सबसे पुरानी और बड़ी सिविलाइजेशन है, तो इसके बारे में क्या पढ़ेगा इंसान। लेकिन एन ने जो ये सोचा कि मेरी राइटिंग कोई नहीं पढ़ेगा, समझ गए, 13 ईयर ओल्ड से मतलब उसका अपनी राइटिंग से था, वो गलत था। She was proved wrong. Okay. There are some examples of the diary or journal entries in the before you read section. Compare these with the what and writes in a diary. ये तुम लोग कर लेना, ठीक है। Before you read section में already 3-4 example दिए, compare करना कि बाकी लोग क्या लिखेंगे और एन की डायरी किस तरह से डिफरेंट है। तो उसने वैसे खुद भी बोला है कि नॉर्मल डायरी में लोग रूटीन लिखते हैं, अपना लाइफ का इवेंट्स लिखते हैं। फॉर एन द डायरी वाज मोर लाइक हर फ्रेंड, करेक्ट। शी वांटेड टू do some private talks with the diary just like she would do to any of her close friend, है कि नहीं, इसलिए different है वो। Diary is not a mere a collection of her activities, it's a private matter for her। कर लोगे? Yes, ma'am. खाना बोलो। चलो मैम भाई, 1 मिनट पॉइंट्स नोट डाउन कर रही हूँ। हाँ, इसमें पहला पॉइंट तो जैसे नॉर्मली डायरी क्या होता है, डायरी इज लाइक अ रूटीन नोटबुक जिसमें लोग अपनी डेली एक्टिविटीज या लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं उसको मेंशन करते हैं, नॉर्मल जो लोग डायरी मेंटेन करते हैं। इनके लिए डायरी मैम को तो ये करना था ना जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी किसी और के साथ। हाँ, बट उससे भी सबसे पहले ये लिखना है कि फॉर एन द डायरी वाज लाइक हर फ्रेंड, इसीलिए उसने उसको ऐसे फ्रेंड नेम किटी दिया, करेक्ट। एन के लिए डायरी डायरी नहीं है, डायरी इज लाइक हर फ्रेंड, ठीक है। A friend whom she wanted to talk about her private life, okay, so that she like she would do to any close friend, इस Her तरह से, one true friend. correct, her one true friend। और I think और तो कोई नहीं है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि वो अपनी डायरी को किटी भी बुलाती है इसकी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करना ही है। कुल मिलाकर के एन डायरी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एन डायरी को डायरी समझ ही नहीं रही है, एन डायरी को समझ रही है फ्रेंड, ठीक है, जिसका नाम है किटी, जिससे वो अपनी पर्सनल लाइफ की बातें कर रही है, शेयर कर रही है अपने थॉट्स को, ठीक है। और वो उसको बहुत प्राइवेट भी रखना चाहती है। इट्स नॉट अ डायरी मेकिंग एक्टिविटी, इट्स मोर लाइक अ टॉकिंग एक्टिविटी विद अ फ्रेंड, ठीक है। Yes. Why does N need to give a brief sketch about her family? हम ये लाइन टू लाइन दे रखा है, लाइन टू लाइन दे रखा है कि nobody would understand if I would just jump right in। अगर मैं डायरेक्टली टॉपिक पे जंप कर दूंगी nobody would understand it, and since Kitty is an outsider, है कि नहीं, Yes. उसको कुछ पता नहीं है कि ना, किटी फ्रेंड है बट अभी अभी बनी है ना, किटी को कुछ पता नहीं है, इसीलिए शी इज गिविंग अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली टू द किटी, समझ गए। Yes. क्योंकि वो यही बोल रही है कि nobody would understand, अगर मैं डायरेक्टली बातें करने लगूंगी तो just for ice breaking I'll have to tell something about myself first। तो before right jumping in I would tell something about myself to the kitty। तो kitty insider है कि outsider है? आउटसाइडर। outsider है। केवल इस रेफरेंस में अगर बोलेगा कि वो क्लोज फ्रेंड है तो किटी इज ओनली हर ट्रू फ्रेंड नाउ, ठीक है, उस केस में वो आउटसाइडर नहीं है। बट जस्ट बिकॉज कि वो अपना ब्रीफ स्केच दे रही है, तो क्यों दे रही है किटी को, क्योंकि किटी को पता नहीं है, इस सेंस में किटी आउटसाइडर है, समझ गए ना। Yes. समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, सब 1 to 1 दिया है। फादर मोस्ट अडोरेबल पर्सन है, जो ग्रैंड मदर है वो क्या है इसमें, और मिसेस क्यूपरस, मिस्टर कीसिंग, कर लोगे क्या इसको, या मैं Yes. पीछे जाके 1 to 1 लाइन बोलूं, कर लोगे ना? कर लेंगे मैम। यस मैम। सबके बारे में अलग अलग टाइम पे पूरा पैराग्राफ दिया है, फादर के बारे में दिया है, फैमिली के बारे में जब दिया है ना। Yes, ma'am. What do these tell you about her? इससे क्या पता चलता है, because she belonged to a normal and happy family, ठीक है। On the surface it was all good for her, she had all the better relations, but अभी ये चीजें क्या बताती हैं, तो ये चीजें ये बताती हैं कि she was having a happy to go family, correct।
ऐसे नहीं, बट अंदर की तरफ वो अकेली है, ये बात अलग है। बट ये उसके फादर, उसकी मदर और क्यूपरस और कीसिंग, इन सबको देख के यही पता चलता है कि जो एन है, शी हैड अ वेरी नॉर्मल लाइफ, क्योंकि उसकी जो नर्सरी के टीचर भी थे 6 तक के, उसके साथ भी उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। जब वो गई वो रोने भी लगे। ग्रैंड मदर के साथ भी अच्छी थी बॉन्डिंग, फादर भी बहुत अडोरेबल है, मिस्टर कीसिंग भी फनी है, समझ गए। तो ये सारी चीजें लिखनी है, तो ये सब देख के ये पता चलता है that she was having a normal life, she was enjoying with friends, but inside somewhere, लास्ट में भले ऐड कर दो, that inside somewhere she was lonely, है कि नहीं? she was in a need of a true friend, वो बात ठीक है। लेकिन इन सारे रिलेशंस के रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही है कि everything was normal। अब नॉर्मल नहीं लिख देना इसमें। what does N write in her first essay? क्या लिखेगी फर्स्ट essay में? मैम की टॉकिंग इज उसकी हर है इनहेरेंट ट्रेट। Talking she has inherited from her mother only, ठीक है। हमारा mother used to talk, तो it is it is a trait that she has inherited and she has less control over it. She will try to control, but उसको पता है कि इसमें सक्सेस का चांसेस कम है, क्योंकि उसको पता है कि ये ट्रेट उसको उसकी मदर से मिला है, क्योंकि she also used to talk a lot. अभी N says, समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कुछ बोलते बोलते हो नहीं तुम लोग? सबके -10 होने वाला है जिनका कैमरा ऑफ है, बचेगा कोई नहीं। अगली बार जब तुम लोग इसे 0 0 और -10 10 में नंबर आएंगे ना, तब तुम लोग रोगे। हाँ, N says teachers are, हाँ मैम फोर्थ का सेकंड पार्ट बता दो प्लीज, व्हाट डू दीस टेल अबाउट हर? हाँ, यही तो बताया ना विवेका कि हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिसेस क्यूपरस, इन सब के बारे में वो क्या फील करती है। तो फादर के बारे में ही इज अ मोस्ट अडोरेबल मैन, ग्रैंड मदर के बारे में शी इज वेरी स्वीट, ठीक है, उसके साथ में उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी। अगर स्वीट नहीं भी है तो भी नहीं, आई थिंक ये दिया है, नहीं दिया है तो भी ये लिख दो कि रिलेशंस वर गुड। मिसेस क्यूपरस के साथ में शी वाज वेरी मच अटैच्ड, है कि नहीं? दे हैड अ वेरी फेयरवेल, कौन सा इमोशनल फेयरवेल, दे हैड अ वेरी इमोशनल फेयरवेल। मिस्टर कीसिंग वाज अ फनी मैन, है कि नहीं? उसके बाद में इन सारी चीजों से क्या पता चलता है? तो व्हाट डू these tell you about her? These things tell about on a the friend that she surface was of having life. a very jovial and lively relation with all of the people in family and at a school, okay, but inside somewhere she was in a need of a true friend. So on the surface everything was so nice, but inside somewhere she was in a need of a true friend. हो गया? Yes. फर्स्ट ऐसे के लिए तो केवल 2 पॉइंट हैं, ठीक है। ऐसे का नाम क्या था? चैटर बॉक्स। फर्स्ट ऐसे का नाम है चैटर बॉक्स, ठीक है। So N writes in her first essay named Chatterbox that it is a quality of a student to talk. पहली चीज तो वो ये आर्ग्यूमेंट देती है कि एक स्टूडेंट का नेचर होता है बात करना। दूसरा आर्ग्यूमेंट वो ये देती है that she has inherited this trait from her mother and she is having less control over it, so she will try to control it, ठीक है। ये 2 पॉइंट है फिफ्थ में। फिफ्थ तक हो गया। जो लिख रहे हैं जल्दी जल्दी लिख डालो, साथ में पॉइंट नोट कर लिया करो, बाद में उसमें से बना लिया करो आंसर, ठीक है। कितना पॉइंट हो गया? कोई बचा है? आगे चलें। Yes, sir. तो 6th क्वेश्चन है। 6th क्या है? N says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? How? मैम वो वैसे स्ट्रिक्ट टीचर था, लेकिन एन के असाइनमेंट्स पनिशमेंट असाइनमेंट थे, उसके वजह से वो उसका पूरा पर्सनालिटी चेंज होगा जोक्स करने का। करेक्ट। N बोलती है that teachers are most unpredictable. It is in a way correct in case of Mr. Keesing, because initially he was annoyed with N's constant blabbering in his class, but after giving her 2 punishments and after giving her 3 essays, he realizes that she was innocent enough to admit that it was her fault, ठीक है। So he took it in a funny way. बनाना सीखो आंसर को, यही ना हुआ है?
अरे यही ना Yes. हुआ है कि उसने पहले उसको 3 पनिशमेंट वाला ऐसे दिया, बट एट द एंड ही रियलाइज दैट एन वाज सो इनोसेंट बिकॉज शी एक्सेप्टेड हर फॉल्ट। वो झूठ नहीं बोल रही थी। फर्स्ट ऐसे में भी उसने क्या बोला, भाई करते हैं बात तो करते हैं, मम्मी से मेरे को मिला है, मैं क्या करूँ अभी, ठीक है। तो शी वॉज इनोसेंट इन एक्सेप्टिंग हर फॉल्ट एंड शी वॉज ट्राइंग टू जस्टिफाई इट विद हर स्मार्ट, कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट, स्मार्ट आर्ग्यूमेंट। उसने पहले में भी स्मार्ट आर्ग्यूमेंट दिया कि उसने इनहेरिट किया है, क्योंकि कोई भी क्या अपनी इनहेरिटेड क्वालिटी को कंट्रोल कर सकता है? नहीं, यू कैन नॉट कंट्रोल योर डीएनए। पहले में उसने यही आर्ग्यूमेंट दिया, दूसरे में भी उसने, दूसरा तो बताया नहीं, बट तीसरे में उसने वो डक का आर्ग्यूमेंट दिया, उनका हैबिट का पार्ट होता है क्वैक करना। तो उसके स्मार्ट और इतने रीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स, दो इनोसेंट भी थे वो आर्ग्यूमेंट, उनसे मिस्टर कीसिंग जो है वो फाइनली खुश हो जाते हैं एंड ही टेक्स इट इन अ फनी वे एंड इंस्टेड अलाउज हर टू टॉक। कौन सा टीचर है जो अलाउ करेगा कि नहीं क्लास में बातें कर लो, बट ही अलाउज हर टू टॉक इन क्लास in a way he is unpredictable, correct? कोई भी टीचर would not allow it। अभी इंडिया में होता है, अभी तो वो वहां थी एम्स्टरडेम में तो बच गई वो, अभी अगर इंडिया में होती तो इतनी देर में तो क्या से क्या हो गया देखते देखते हो जाता है इसमें, समझ गए? ये Yes. मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इंडिया के सारे टीचर्स एकदम प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। अब ये इंडिया में हो रहा होता, अभी तो पता नहीं प्रिंसिपल किस किस के बात चल रही होती, पेरेंट्स ही मार रहे होते पकड़ के, ऐसा नहीं। तभी तो इंडिया के बच्चे इतने जुगाड़ू होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि कुछ भी काम करें पिटना हमको है ही, तो है कि नहीं? करने से पहले पता होता है ध्रुव को उसका रिएक्शन क्या होगा, सोच के रखते हैं कि क्या बोलूंगा जब है कि नहीं। दूर 4-5 स्टेप बाद की सोच लेते हैं कि ये करूंगा तो ये होगा, वो करूंगा तो वो होगा, वो करूंगा तो वो होगा। 5वें स्टेप का आंसर भी रेडी होता है। अगर 5वें में किसी ने पकड़ लिया तो बात अलग है। Sharp mind. What do these statements tell you about Anne Frank as a person? अब ये तुम लोगों के ऊपर है। क्या है पहला, we don't seem to be able to get any closer and that's the problem। इसमें क्या बोल रही है वो? मैम वो बोलती है Stop। कि के बताओ। पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं होता है जिसको वो अपनी सारी बातें बता सके, और वो अपने को ही ब्लेम करती है इस पे। करेक्ट। जब वो ये बोल रही है that we don't seem to be able to get any closer and that's the problem, then she is talking about a facade। facade means एक झूठी लेयर, समझ गए? a facade of facade, I think, I don't know, facade is a term जब आप यूज करते हो कोई मुखौटे के लिए। तो we don't seem to be able to get closer and that's the problem because she is telling that she is not able to get a true bond with a friend। समझ गए? सिंपल वर्ड्स में आंसर लिखो। उससे ये बात कहने का मतलब है कि any closer का मतलब है she is not getting a friend with whom she can have a true bond and she can trust her completely so that she tells her everything personal that is going on in her life and she blames herself for it। उसको ऐसा लगता है कि it's her fault कि वो इतना ट्रस्ट, कन्फाइड इन का मतलब इतना ट्रस्ट नहीं कर पाती है। But in a way it shows कि she as a person is lonely, correct, inside। ये यहाँ पे ये पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बताते हैं। तो पहला स्टेटमेंट डिस्क्राइब करना है, तो उसके नीचे फिर ये पहले तो डिस्क्राइब ऐसे ही करना है that she is telling that she is not having any friend whom she can trust completely and tell her personal matters, ठीक है। तो she is not having a true bond with a friend, ठीक है। so as a person she is lonely। रिजल्ट क्या निकला? आर्ग्यूमेंट ये दिया कि उसका किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, और रिजल्ट ये है कि एन का पहला कैरेक्टर स्केच भी पढ़ रहे हो यहाँ साथ में, समझ रहे हो? अगर कैरेक्टर स्केच पूछेंगे तो भी यही आंसर होगा। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो ये है कि शी इज लोनली इन हर लाइफ, ठीक है। अगला है आई डोंट, बल्कि लोनली है बट ये कितना ज्यादा रिटोरिकल है कि उसके पास हर कोई है, एवरी रिलेशन है, नियरली 30 फ्रेंड्स है, फिर भी वो लोनली है। अगला है आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड बट आई वांट डायरी टू बी माय फ्रेंड। अगले से ये पता चलता है दैट शी इज इन अ डायर नीड ऑफ अ फ्रेंड। डायर नीड का मतलब होता है रेस्टलेस और डेस्परेट नीड।
अगला जो स्टेटमेंट बोल रही है दैट आई वांट द डायरी टू बी माय फ्रेंड, उससे ये पता चलता है दैट शी इज इन डायर नीड ऑफ इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है किसी चीज की सख्त जरूरत होना। तो इन डायर नीड ऑफ अ फ्रेंड, तो शी इज इन डायर नीड ऑफ अ फ्रेंड। क्यों? क्योंकि वो ये बात साफ साफ बोल रही है कि मैं डायरी को अपना फ्रेंड बोलूंगी बिकॉज मैं डायरी में केवल जॉट डाउन का मतलब केवल मैं फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती, आई वॉन्ट टू टेल हर अबाउट माई लाइफ। हम अपनी लाइफ के बारे में किसे बताते हैं? अपने दोस्त को। ठीक है, Yes. अगला Margaret went to Holland in December. I followed in Feb when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। इसका मतलब ये है कि Anne Frank she went to Holland in February 1934 at the time of birthday of her sister. ठीक है? Okay. If you ask me, there are so many dummies. क्योंकि ये सब पूछ रहे हैं कि Anne Frank के बारे में इनसे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, समझ गए? Yes. तीसरी इंफॉर्मेशन एन फ्रैंक के बारे में हमें ये मिली, वो गई थी फेब में हॉलैंड में 1934। इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक बट द टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑफ अर्थ। है इसका मतलब she thinks that about 1/4 of her class is not smart enough to go to the next form. Correct? पहली चीज तो वो ये सोचती है, she thinks she is smarter. अगला ये कि मुझे मेरे और मेरे दोस्तों की चिंता नहीं है, मैं तो पास हो जाएंगे। She thinks she is smarter and about the quarter of her class is dumb. ये एक उसका कैरेक्टर है जो निकल के आ रहा है कि she thinks she is smart enough. अगला है वो टीचर्स के बारे में बोल रही है, टीचर्स आर most unpredictable creatures on earth. ऐसा क्यों बोल रही है? अरे बताते क्यों नहीं हो? मैम क्यों किसी को भी फेल कर देंगे, किसी को पास कर देंगे, पता ही नहीं Yeah, but क्या because she is करेंगे। not sure कि किसे पास करने पता नहीं। जिसके Teacher का क्या साथ मैम का मूड ठीक रहता है उसको पास, तो जो परेशान करता है उसको पीछे छोड़। फोर्थ में वो ये बोल रही है कि अकॉर्डिंग टू मी 1/4 of the class they deserve to be failed, but teachers are unexpected, they behave unexpectedly, so they might pass some of them. कि नहीं? मैम पता चला, मैम अपूर्वा जो कह रही है कि जो लोग आई मीन टीचर के फेवर में रहता है। यस मैम, तो उन्हें पास कर देंगे। मैम मुझे लगता है यहाँ उल्टा हो जाएगा मैम, जो लोग परेशान करते हैं टीचर को उन्हें पास कर देंगे कि चलो आप मेरे क्लास में नहीं रहेंगे, एंड मैम जो अच्छे बच्चे उन्हें वापस रोक लेंगे। ये तो तुमने अच्छा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स दे डोंट वर्क ऑन लॉजिक, दे वर्क ऑन इमोशन। कितनी भी कोशिश करवा लो उन्हें, कितने भी सब्जेक्ट्स पढ़वा दो, लेकिन एंड में डिसीजन वो दिल से ही लेते हैं। कहो कि मैं गलत कह रही हूँ? ये सच है, इसीलिए प्ले द मैन। टीचर में जाओ, थोड़ा बहुत एग्जाम के 1-2 दिन पहले रोआ हो जाकर के और काम सेट। हम जो बोले ऐसे ऐसे कर दो काम, अरे मैम आपका ये काम था, अच्छा अच्छा कर दो। गर्ल टीचर है तो जा करके उसकी ब्यूटी की तारीफ कर दो, लड़के ये मत ट्राई करना, ये गर्ल्स के लिए है। ठीक है मैम सर तो ऐसे कि बेटा तुम जाओ बैठो, हम कर लेंगे खुद, छोड़ दो। ठीक है,